चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 232 से। तो 232 हमारा कंटिन्यू हो रहा है 230 से। तो सेक्शन नंबर 230 के अंदर हम क्या कर रहे थे, ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे रहे थे कि जी हम ये कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट करना चाहते हैं, तो हमारी सुन लो। तो 232 के अंदर हम ये कह रहे हैं, जहाँ पे हम वो एप्लीकेशन दे रहे हैं वहाँ पे एक बात आप और लिख दो कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ए मर्जर और एमलगमेशन या और बिकॉज ऑफ ए डी मर्जर। ठीक है, तो ये ए पार्ट में आपका मर्जर या एमलगमेशन की बात हम कर रहे हैं, और बी पार्ट में हम डी मर्जर की बात कर रहे हैं। देख लीजिए, पढ़ते हैं। Where an application is made to the tribunal under section 230 for sanctioning of a compromise arrangement and it is shown to the tribunal that compromise and arrangement has been proposed in connection with a scheme for the reconstruction of company involving merger or amalgamation। मतलब हम ये ट्राइब्यूनल को क्लियर कर रहे हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो हम दो कंपनियों को आपस में मिला रहे हैं या कोई टेक ओवर हो रहा है, ना कि हम अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर हम ये कंपनी हमारी बर्बाद हो रही है या हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। सेकंड, अंडर दैट स्कीम, मतलब या तो ये बता दो कि भाई मर्जर एमलगमेशन हो रहा है या फिर डी मर्जर भी हो सकता है, भाई एक कंपनी के हम हिस्से करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अंडर दैट स्कीम होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनीज ट्रांसफर टू ट्रांसफरी कंपनी और प्रपोज टू बी डिवाइडेड अमंग एंड ट्रांसफर टू टू और मोर कंपनीज। मतलब ये आपका डीमर्जर का केस हो गया। तो आपको सबसे पहले तो ये बात एप्लीकेशन के अंदर साफ करनी है। उसके बाद अगेन क्या होता है, भाई जो ट्राइब्यूनल है वो मीटिंग करने के लिए ऑर्डर देगा। ओके, तो ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल में ऑर्डर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर, member, class of member, as the case may be, and meeting to be called, held and conducted in such manner as tribunal directs and provision of section 230 subsection 3 to subsection 6 shall apply mutuatis mutandis। तो डैट मीन्स ये आपका हमने यहाँ पे प्रोविज़न में लिख दिया 232 के अंदर कि जब आप ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देते हैं और ट्राइब्यूनल मीटिंग के लिए ऑर्डर करता है, उसके बाद जो आपका 233 से लेके 6 तक है वो सारे सेक्शंस एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपका नोटिस हो गया, देन आपका इसके अंदर वोटिंग हो गया, और एक आपका नोटिस टू सेक्टरल रेगुलेटर्स भी कवर हो गया। देख लेते हैं। तो ये 233 नोटिस, 235 नोटिस टू सेक्टरल रेगुलेटर, 234 हो गया आपका वोटिंग एंड ऑब्जेक्शन, और ये 236 हो गया बाइंडिंग ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। तो ये सब आपका यहाँ तक एज इट इज़ कवर्ड है। जो अभी हमने पीछे मेहनत किया था सेक्शन 230 के अंदर, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ भी लिखनी है। ठीक है, हैप्पी। अच्छा, मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सर्कुलेट करने हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ के 234 के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए गए थे, मोटा मोटा है तो उसी टाइप के, बट थोड़े से अलग है। यहाँ था आपका डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, तो यहाँ पे हम बताएंगे भाई डिटेल्स ऑफ मर्जर या एमलगमेशन। ठीक है, तो ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज टर्म्स ऑफ स्कीम। ओके, और कंफर्मेशन दैट स्कीम हैज़ बिन फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। उसके बाद इफेक्ट हमको जानना था, यहाँ हमें जानना था एक्सप्लेनिंग इफेक्ट ऑन क्रेडिटर की मैनेजरियल पर्सन, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, और फिर मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड डिवेंचर ट्रस्टी। यहाँ पे हमें चाहिए इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर, केएमपी, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर, सेम है। ठीक है, मटेरियल इफेक्ट वाली हमने यहाँ कोई बात करी नहीं। शेयर एक्सचेंज रेशियो इधर एक न्यू चीज़ आई है, और स्पेसिफाइंग एनी स्पेशल वैल्यूएशन डिफ़िकल्टीज़, ये दो चीज़ें इसमें न्यू एंट्री है। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट विद रिगार्ड टू वैल्यूएशन। तो ये वैल्यूएशन रिपोर्ट तो इधर भी हमने बता रखा है चाहिए। ठीक है, तो नई बात नहीं है इसके अंदर, रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट विद रिगार्ड टू वैल्यूएशन। और एक और नई चीज़ जो आ रही है, a supplementary financial statement if the gap between end of financial year of which last annual account relates and first meeting of company for approving the scheme is more than 6 months।
अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि लेट से 31 मार्च 20 को कोई फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, ठीक है, और हम मीटिंग कर रहे हैं लेट से जून में, और अभी हमारे पास इसके फाइनेंशियल्स तो है नहीं, अभी ऑडिट ही नहीं हुआ तो फाइनेंशियल कहाँ से आएंगे। तो हम कौन से लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स देंगे, 31 मार्च 19 के। तो अब इस पीरियड से लेके जून 20 बीच में गैप आ गया ना 1 साल का, तो भाई जो भी आपके पास फाइनेंशियल रेडी है 31 मार्च 20 के, वो हमको दे दो सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सिंपल सी बात है। ओके, आगे, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बाय ट्राइब्यूनल एंड इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम। तो ट्राइब्यूनल कब ऑर्डर करेगी भाई, जब ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है कि सेक्शन 232 के अंदर जो प्रोसीजर दे रखा है वो कंप्लाई हो गया, प्लस एक ऑडिटर से सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है डेट इज इन कन्फर्मिटी टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इफ ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन 232 हैज बीन कंप्लाइड एंड अ सर्टिफिकेट बाय कंपनीज ऑडिटर दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज इन कन्फर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो फिर ट्राइब्यूनल में सेंशन द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड मे मेक प्रोविजन फॉर सर्टेन अदर मैटर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन फॉर सर्टेन अदर मैटर्स अभी हम यहाँ पे पढ़ने ही वाले हैं। ओके, तो इफेक्टिव डेट क्या रहेगी स्कीम की, इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम शेल compromise or arrangement shall be deemed to be effective from an appointed date mentioned in the scheme। ठीक है, तो एक कोई अपॉइंटेड डेट हम स्कीम के अंदर मेंशन कर देंगे, डेट विल बी आपका अपॉइंटेड डेट, और एनी डेट सब्सिक्वेंट टू अपॉइंटेड डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। और इसके बाद एक और पॉइंट था आपका डेट ऑफ ट्रांसफ़र। डेट ऑफ ट्रांसफ़र वो होगा भाई जिस दिन ये आपका सारा सामान इधर से उधर हो गया, तो वो पार्टीज आपस में डिसाइड करेगी। हम स्कीम भाई पहले तो आपका स्कीम आएगी, उसके बाद आप ये ट्रांसफर्स वगैरह करवाओगे ना, तो ये इस तरीके से है। इफेक्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर का इफेक्ट क्या होता है भाई, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। वेयर एन ऑर्डर प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी लाइबिलिटी देन बाय वर्च्यू ऑफ सच ऑर्डर प्रॉपर्टी शेल बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी एंड लाइबिलिटी विल बिकम लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। तो प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ये दोनों ट्रांसफरी कंपनी को मिल जाएगी। इसके अलावा इफ़ द ऑर्डर सो डायरेक्ट देन सच प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड विल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब लेट से कोई प्रॉपर्टी है वो बैंक को गिरवी थी, अब मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ऑब्वियस सी बात है अब मैं बैंक को उसके पैसे दे दूंगा, ठीक है, या कुछ मेरा बैंक के साथ समझौता होगा, और अब बैंक का उसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है, तो वही चीज़ है, डेट प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड विल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। ठीक हो गया। अब हम ये करते हैं, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल में मेक प्रोविजन फॉर फॉलोइंग मैटर्स। अब इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, पहले ये हम पढ़ लेते हैं सारे मैटर्स को, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी तो आपका वैसे एक तरीके से देखूं तो सेक्शन 232 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बस एक ये ऑर्डर्स छोड़ दो तो इतना सही है सेक्शन 232। तो पहला आपका ऑर्डर है डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र डिसाइड करेंगी पार्टीज। अगर पार्टी आपस में डिसाइड नहीं कर पा रही तो फिर ट्राइब्यूनल इन राइटिंग लिख के देगा। तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्टीज अनलेस द ट्राइब्यूनल फॉर एनी रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग डिसाइड्स अदरवाइज। ठीक है, तो पार्टीज आपस में डिसाइड कर ले डेट, और अगर कोई और रीज़न की वजह से ट्राइब्यूनल रीज़न राइटिंग में लिख के देगा, ट्राइब्यूनल डिसाइड करता है तो देन ठीक है, ट्राइब्यूनल बताएगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर डिबेंचर बाय द ट्रांसफरी कंपनी अंडर द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट आर टू बी अलॉटेड टू एनी पर्सन, बट ट्रांसफरी कंपनी शैल नॉट होल्ड एनी शेयर इन इट्स ओन नेम। एक मिनट, ये पहले मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, लेट से एक कंपनी है रिलायंस और एक कंपनी है XYZ। अब इस XYZ कंपनी ने रिलायंस के लेट से कुछ 10 करोड़ रुपए के शेयर्स बाय कर रखे हैं। ठीक है, एक फ्यूचर डेट पे क्या होता है, रिलायंस इस कंपनी को
टेक ओवर कर लेती है, तो दोनों का एमलगमेशन हो जाता है, मतलब ये XYZ रिलायंस में मर्ज हो जाती है। तो बेसिकली टेक्निकली रिलायंस के पास सारे एसेट्स आ गए XYZ के, तो उन सारे एसेट्स में रिलायंस के पास 10 करोड़ के अपने खुद के रिलायंस के शेयर्स भी होंगे। तो हम बस यहाँ पे बेसिकली यही कह रहे हैं कि रिलायंस अपने नाम के खुद के शेयर नहीं रख सकता, वो शेयर उसको कैंसिल करने पड़ेंगे, उतना वो शेयर कैपिटल से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। ट्रांसफरी कंपनी शेल नॉट होल्ड एनी शेयर इन इट्स ओन नेम। तो रिलायंस अपना कोई भी शेयर अपने नाम पे नहीं रखेगा, मतलब रिलायंस कंपनी का शेयर रिलायंस कंपनी के नाम पे नहीं रखेगा, या और इन द नेम ऑफ ट्रस्ट और ऑन बिहाफ ऑफ एनी सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी सच शेयर, अच्छा, एंड आ गया, एंड एनी सच शेयर शेल बी कैंसल्ड और एक्सटिंग्विश्ड। क्लियर है ये बात एकदम? ठीक है। तो पहला पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि भाई जो भी आपका शेयर डिवेंचर आपको अलॉट करना है, जिस मर्जी को करने करो ना, हमें कोई परवाह नहीं है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो अपने ही नाम के शेयर ना रख ले अपने पास। ठीक है। इसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स, भाई पुरानी कंपनी XYZ के ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है तो अभी भी चलती रहेगी। वो रिलायंस से मर्ज हो गया तो इससे ये थोड़ी हो गया कि उसके पुराने पाप धुल गए। ठीक है। तो एनी लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरर कंपनी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शेल बी कंटिन्यूड बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई XYZ पे केस चल रहे, हो सकता है XYZ ने भी किसी आगे कंपनी पे केस ठोक रखा हो, तो वो केस भी चलते रहेंगे। हो गया ये पॉइंट। अगला, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल में प्रोवाइड फॉर डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ एनी ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है, बस समझ लो। ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल में प्रोवाइड फॉर डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ एनी ट्रांसफर कंपनी। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसको कैसे हमें आंसर करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ, रुको। वैसे तो मैं बाद में करवाता, बट ये थोड़ा सा ना पॉइंट समझाने में बड़ा दिक्कत देता है, तो इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये देखो, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ए स्कीम ऑफ एमलगमेशन ऑफ कंपनी एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट तो हम बाद में करते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ो। व्हेन विल द ट्राइब्यूनल ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी? क्या है सवाल? व्हेन विल द ट्राइब्यूनल ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी? व्हेन विल द ट्राइब्यूनल ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी? अब आपको क्या लिख के आना है आंसर में? आपको लिखने के आना है एज पर सेक्शन 232 ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल में प्रोवाइड फॉर डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ एनी ट्रांसफरर कंपनी। ये तो प्रोविजन है, लेकिन सवाल क्या पूछा गया? व्हेन विल द ट्राइब्यूनल ऑर्डर। तो ट्राइब्यूनल तब ऑर्डर करेगा जब आपका सेक्शन 232 में जो भी प्रोसीजर दे रखा है डेट हैज बीन कंप्लाइड विद, और सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर मिल गया। ठीक है। उसके बाद ट्राइब्यूनल सैंक्शन करेगा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को एंड मे प्रोवाइड फॉर ये पर्टिकुलर मैटर। ये ऐसे लिखा है ना, इफ ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन 232, और ये हो गया। तो समझ गए? तो थोड़ा सा सिली सी चीज़ थी। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना, इसमें थोड़े से ऐसे उटपटांग से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हेन विल द ट्राइब्यूनल ऑर्डर डिसोल्यूशन? भाई ट्राइब्यूनल तब ऑर्डर करेगा जब सेक्शन 232 कंप्लाई हो जाएगा, और ये ऑर्डर अपने अदर मैटर्स में कर सकते हैं, राइट। चलो अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। प्रोविजन टू बी मेड फॉर पर्सन वो डिसेंट फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। डिसेंटिंग शेयर होल्डर के बारे में हम 235 में पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड प्रोविजन ट्राइब्यूनल बना सकता है विद इन सच टाइम एज एंड मैनर एज द ट्राइब्यूनल डायरेक्ट। तो ट्राइब्यूनल ही बोलेगा ना कि भैया इनका क्या करना है बताओ हमको। एनआरआई होल्डर, तो वेयर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय एनआरआई अंडर एफडीआई नॉर्म्स और गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इन अकॉर्डेंस विद एनी अदर लॉ। तो अगर कोई बाहर के बंदे के पास शेयर कैपिटल है, जिसने शेयर कैपिटल को हेल्ड कर रखा है अंडर एफडीआई नॉर्म्स या अंडर गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या और अंदर एनी
और इन अकॉर्डेंस विद एनी अदर लॉ, ठीक है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर शेल बी इन मैनर स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। अब यहाँ क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज क्या करना है, जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है रिटेल सेक्टर के अंदर, अभी 50 या 51% है, 50% लेट से एज्यूम कर लेते, 50% ही है मेरे ख्याल से, 50% से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो अमेज़न है, अमेज़न क्या है, बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। और एक ये ले लो बिग बाज़ार कंपनी है, फ्यूचर रिटेल, ठीक है। तो अमेज़न बिग बाज़ार के अंदर 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अमेज़न बिग बाज़ार में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? भाई बिग बाज़ार के ऑल ओवर इंडिया इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस बने हुए हैं, अमेज़न उन वेयर हाउसेस को यूज़ करेगा अगेंस्ट रिलायंस का जो जियो मार्ट आ रहा है, ठीक है। अब अमेज़न को पूरा कंट्रोल चाहिए बिग बाज़ार पे, पूरा तो मिलने से रहा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का रूल है 50% का। तो इन्होंने अब क्या, अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम लेकिन कुछ इस तरह मैंने सुना था, पढ़ा था। अब इनकी जैसे 2 कंपनी है फ्यूचर रिटेल की, A और B। अमेज़न ने क्या किया, और अच्छा A दोनों ही फ्यूचर रिटेल की कंपनी है, फ्यूचर, और ये भी फ्यूचर रिटेल। तो इसकी जो शेयर होल्डिंग है 70% शेयर होल्डिंग इस A कंपनी के पास है। तो अमेज़न ने B के अंदर अच्छा 50 कर लो इसको एक बार, 50% शेयर होल्डिंग A के पास है और 50% अमेज़न को बेच दी। और अमेज़न ने क्या किया, 50% इसकी भी खरीद ली A की। तो अब टेक्निकली इसके अंदर ये 50 प्लस ये 50 का 50 25, तो 75% अमेज़न की इसमें हो गई इनडायरेक्टली। तो ये क्या है, लूप होल का फ़ायदा उठा रहे हैं कानून का। भाई हमने बोला है कि 50% से ज़्यादा आपकी होनी नहीं चाहिए, आप ऐसे बदमाशी कर रहे हो कि इस कंपनी के अंदर एक और कंपनी पे शेयर है, उसके आपने ख़रीद लिए, इसके आपने ख़रीद लिए, अब इनडायरेक्टली तो आप 75% का कंट्रोल आ गया। तो ये सब चीज़ें इस तरह से बोल रहे हैं कि भाई इस तरह की कोई बात हो रही है ना कि FDI नॉर्म्स को वायलेट किया जा रहा है या कोई इस तरह से बात हो रही हो, तो ट्राइब्यूनल उसका ऑर्डर देगा, ट्राइब्यूनल बताएगा क्या करना है। तो जब ये जाएंगे मर्जर है इसके लिए, एमलगमेशन के लिए, तो इनका होगा भी मैटर कोर्ट के अंदर या जो भी है, ओके। उसके बाद है आपका अगला पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी। ये एक नया पॉइंट है, ये पहले पुराने प्रोविजंस में नहीं होता था, तब इसके ऊपर केसेस बनते थे। तो उसमें क्या होता था कि ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे देगा कि भाई जो XYZ के एम्प्लॉय है वो रिलायंस में चले जाएं, ठीक है। पहले ऐसा कुछ होता नहीं था, तो जो XYZ के एम्प्लॉय है वो XYZ पे केस डाल देते थे कि भैया तुमने हमें नौकरी से कैसे निकाल दिया। लेकिन अब है कि हम कह रहे हैं भैया हम तुमको नौकरी से नहीं निकाल रहे, लेकिन ये कंपनी बंद हो गई है, अब ये कंपनी चली गई रिलायंस में, अब तुम रिलायंस के यहाँ नौकरी कर लो। अभी भी अगर तुमको इच्छा नहीं है करने की, कहीं और करना है तो कहीं और करो। तो वेयर सच ऑर्डर इज पास्ड बाय द ट्राइब्यूनल, सच ट्रांसफर ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय विल बी कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ and no agreement or contract is required between new company and employee. If worker refuse to join, then they shall not be entitled to receive any compensation. तो ये important है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ABC Limited was amalgamated and merged in XYZ Limited. Some worker of ABC refused to join as worker of XYZ and claim compensation for premature termination of services. XYZ resist the claim on the ground that their services are transferred to XYZ Limited by order of amalgamation and merger. मतलब XYZ सही है, XYZ कह रहा है भैया कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है जो एमलगमेशन का, उसमें बोला है कि भैया जितने भी हमारे वर्कर है वो सारे ABC में चले जाएंगे, नहीं सॉरी ABC के जो भी वर्कर है वो XYZ में चले जाएंगे, तो फिर हम किस बात का कंपनसेशन देंगे, ठीक है। देखो वर्कर मस्ट ज्वाइन सर्विस ऑफ XYZ एंड कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन। तो ABC के वर्कर को बोलती है भैया XYZ ज्वाइन कर लो, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तुम्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो इसमें कंपनी करेक्ट है, ठीक है। और आपको क्या ये प्रोविज़न लिख के आने हैं उसमें, सिंपल है।
अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एग्जामिन वेदर द वर्कर्स कंटेंशन इज करेक्ट। तो वर्कर की कंटेंशन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। गेटिंग मी? सिंपल, सॉर्टेड। चलो अगला पॉइंट देखो, वेयर ट्रांसफरर कंपनी इज लिस्टेड कंपनी एंड द ट्रांसफरी कंपनी इज एन अनलिस्टेड कंपनी। तो मतलब जैसे जो कंपनी ओल्ड कंपनी है जिसको हम बेच रहे हैं वो तो लिस्टेड थी, जो नई कंपनी है जो खरीद रही है वो अनलिस्टेड है, तो क्या फल होगा? तो भैया जो न्यू कंपनी का जो स्टेटस है वही स्टेटस रहेगा। न्यू कंपनी अनलिस्टेड है तो ट्रांसफरी कंपनी फिर अनलिस्टेड ही रहेगी। तो ठीक है, द ट्रांसफरी कंपनी शैल रिमेन अनलिस्टेड कंपनी अंटिल इट बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी। तो अब भाई ये जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर है ये कह रहे हैं भैया हमें तो पहले आदत थी, हम स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर खरीद बेच लेते थे, लिक्विडिटी थी, अब आप अनलिस्टेड कंपनी हो जाओगे तो हम बेचेंगे किसको? तो फिर ये जो ओल्ड कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनको प्रॉब्लम है, हम उनको बोलेंगे कि भैया तुम अपने शेयर्स की एक प्री डिटरमाइंड शेयर वैल्यू लो, पैसे लो और निकलो। तो इफ शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी डिसाइड टू ऑप्ट आउट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, प्रोविजन शैल बी मेड फॉर पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम एंड अदर बेनिफिट इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्राइस फॉर्मूला और आफ्टर वैल्यूएशन इज मेड एंड अरेंजमेंट इन दिस रिगार्ड में बी मेड बाय द ट्राइब्यूनल। समझ गए? तो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस फॉर्मूला से उनकी शेयर्स की वैल्यू करेंगे और उनको पैसा देके बाहर करेंगे। अमाउंट ऑफ पेमेंट और वैल्यूएशन शैल नॉट बी लेस देन व्हाट हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो सेबी ने अपने कुछ गाइडलाइंस बता रखी हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूएशन आती है उससे कम नहीं हो सकती। क्लियर है? 8वां पॉइंट। अब इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नए पॉइंट्स हैं आपके लिए, अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है बट इन फ्यूचर आ सकते हैं। अगले आपका फी इन ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब देखिए क्या है कहानी। लेट से कि ए कंपनी है, बी कंपनी है, इसका था ऑथराइज शेयर कैपिटल 10,000 करोड़, इसका था ऑथराइज कैपिटल 5,000 करोड़। इसने 10,000 करोड़ में लेट से अभी सिर्फ 7,000 करोड़ के ही शेयर इशू कर रखे हैं। इसने 5,000 करोड़ में लेट से अभी सिर्फ 3,000 के ही शेयर इशू कर रखे हैं। अब ये बी मर्ज हो गई ए में, तो ए को अपना थोड़ा सा तो बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ए ने क्या किया? ए ने किया कि भैया मैं अपनी ऑथराइज कैपिटल अब 10,000 करोड़ से बढ़ा के 15,000 करोड़ कर देता हूँ। ठीक है, और इनको भी कुछ अपनी कंपनी के शेयर्स देगा, बांट देगा करके। तो अब ए को आरओसी को कुछ फीस पे करनी पड़ेगी कि पहले भाई 10,000 करोड़ थी, अब मैं 15 कर रहा हूँ, तो जो मैं 5,000 करोड़ से इंक्रीज कर रहा हूँ अपनी ऑथराइज कैपिटल, उसके ऊपर आरओसी मेरे से फीस मांगेगी। बट वही फीस मैंने बी में भी एक बार भर रखी थी, तो गवर्नमेंट ने वो अलाउ कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, आपने जितनी यहाँ पे फीस पे करी थी एडजस्ट कर लो, उसके बाद कुछ बनता है तो दे दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वेयर ट्रांसफरर कंपनी इज डिसॉल्व्ड, द फी पेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी ऑन इट्स ऑथराइज कैपिटल शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी फी पेबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी ऑन इट्स ऑथराइज कैपिटल सब्सिक्वेंट टू द एमलगमेशन। सिंपल, स्ट्रेट अवे, सीधा सा पॉइंट है, याद रहेगा, इजी है। उसके बाद है सच इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल एंड सप्लीमेंटल मैटर विच कैन बी कंसिडर्ड नेसेसरी टू सिक्योर दैट द मर्जर इज फुल्ली एंड इफेक्टिवली कैरिड आउट। तो यहाँ पे हमने अदर मैटर्स को पकड़ लिया। तो यहाँ तक आई होप सब कुछ ठीक है। खाली एक थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट वो मेरे को लग रहा था, ये डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग। अब इसको क्या समझाऊँ, कैसे समझाऊँ, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया वो दिखा दिया आपको। भाई ये है कि लॉ में कोई भी कंपनी बिना वाइंडिंग अप का प्रोसेस फॉलो किए, जो अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, डिसॉल्व नहीं हो सकती। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो गया उस बात का कि हम वाइंडिंग अप का प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे और उस कंपनी को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन यहाँ पे आ गई, इसको ऐसे समझ लो। तो ये आपके हो गए ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। अब इसके बाद आगे क्या है, डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी। तो जो भी ऑर्डर आएगा 30 दिन के अंदर आरओसी में फाइल कर दो। तो एवरी कंपनी इन रिलेशन टू विच ऑर्डर इज मेड शेल फाइल अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल विद द आरओसी विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। तो ये तो प्रोसीजर का पार्ट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी आपको 230 या 232 का प्रोसेस लिखने को आए, प्लीज़ ये लास्ट क्लोजिंग लाइन्स होती हैं, इनको ज़रूर लिख के आना कि हमको आरओसी में ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ठीक है, आपके नंबर कट जाएंगे बेकार बात में अदरवाइज, राइट। मतलब ये है पिक्चर ख़त्म हो गई और वो दी एंड का जो टाइटल है वो आप देना लिखना भूल गए और उसके नंबर कट गए, इस तरीके से कुछ हो जाएगा।
उसके बाद ये क्या है, until the completion of the scheme it shall be duty of every company in relation to which order is made to file a statement in such form and with such time with the ROC every year duly certified by CA, CS या CWA in practice indicating whether the scheme is being complied with in accordance with order of the tribunal. तो जब तक ये स्कीम आपकी कंप्लीट नहीं होती, हर साल ख़त्म होते ही जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, आपको CA से सर्टिफाई करा दो कि भैया जो भी हमारा, क्योंकि इतना बड़ा कोई मर्जर वगैरह हो रहा होता है, एक दिन में नहीं हो पाता, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो जो भी है ऐसा ना हो कि भाई हम उसको ड्रैग करते रहे 1 2 3 साल तक और तब तक स्कीम में जो बोला था और कंपनी ने कर कुछ और दिया। तो हम एक तरीके से एक मॉनिटर बिठा रहे हैं कि जो भी ट्राइब्यूनल ने स्कीम में ऑर्डर लिख के दिया है उसी तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। कोई कॉन्ट्रावेंशन होगा तो कंपनी को फ़ाइन लगेगा 1 लाख से 25 लाख का, और कंपनी के ऑफिसर्स 1 साल तक जेल जा सकते हैं और फाइन लग सकता है 1 लाख से 3 लाख, और बोथ मतलब 1 साल तक जेल या ये 1 से 3 लाख का फाइन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फिनिश हो गया सेक्शन नंबर 232। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर अप्रूविंग द स्कीम ऑफ एमैल्गमेशन इन अ मीटिंग ऑफ members of a company called as per the directions of the tribunal? Is the scheme to be approved by preference shareholder? तो क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स, ठीक है। इज द स्कीम टू बी अप्रूव्ड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अब एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या मेंबर नहीं होते कंपनी के? होते हैं ना। तो डैट मीन्स कि उनकी भी अप्रूवल चाहिए। हाँ, क्या होता है कई बार मीटिंग जो होती है ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स की हो रही हो, लेट से सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही हो तो उसमें इक्विटी वालों का क्या काम, या हो सकता है सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही हो तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या काम, ठीक है। तो अगर डिफरेंट क्लास ऑफ मेंबर्स की मीटिंग हो रही है तब तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर एक कॉमन मेंबर्स हैं, कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है, देन येस इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। और उसके अलावा क्या है आपका मेजॉरिटी, क्या है वही आपका जो बाइंडिंग ऑर्डर है उसमें पढ़ा था ना हमने, मेजॉरिटी इन नंबर होने चाहिए और 3/4 इन वैल्यू होने चाहिए। ये आपको लिख के आना है। इफ मेजॉरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर या मेंबर, देखो लिखा है ना, और मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर एज द केस में भी, तो ये आप लिख के आएंगे 230 सबसेक्शन 6। और एग्ज़ाम में इसको कैसे प्रेजेंट किया गया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन अभी आपका आया था May 19 में। May 19 में ही था ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रखा है व्हाट इज़ द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड, और ये पूछ रखा है इज़ द स्कीम रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 4 मार्क्स के लिए आया था। हाँ, तो यहाँ से इसका आंसर लिखना शुरू किया है। अकॉर्डिंग टू 230 subsection 3 where a meeting is proposed to be called in pursuance of an order of tribunal, a notice of such meeting shall be sent to all creditor, class of creditor, to all member या class of member, ठीक है। पहले तो इन्होंने नोटिस का पॉइंट उठा लिया, ज़रूरत नहीं थी फिर भी। where at a meeting majority of person representing 3/4 in value of creditor या class of creditor, member, class of member as the case में भी, voting in person by proxy, ये आपका वो 230 सबसेक्शन 6। ये नहीं लिखा यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आते हैं। एज द एक्सप्रेशन यूज्ड इज मेंबर नॉट ओनली होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बट ऑल्सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। तो अगर सिर्फ मेंबर लिख रखा है तो इसका मतलब इसमें सारे ही हो गए। लेकिन आगे क्या लिखा है, और इफ द मीटिंग ऑफ होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर्स आर ऑर्डर्ड बाय ट्राइब्यूनल टू बी हेल्ड सेपरेटली, तो फिर सेपरेटली काउंट करो।
द 3/4 ऑफ ईच क्लास विल हैव टू बी एसेटेंड सेपरेटली। ओके, फिर एक पॉइंट इन्होंने और बता दिया जो आपका ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड हमने पढ़ा था सेक्शन 230 के अंदर ही, ये ए वाला, वेयर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट प्रोवाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। तो इनको ऑप्शन दिया जाएगा टू ऑब्टेन अरियर ऑफ डिविडेंड इन कैश और इन इक्विटी शेयर। वही बात यहाँ लिख दी, वेयर द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट प्रोवाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, सच प्रेफरेंस शेयर बी गिवन, such preference shareholders shall be given an option to either obtain arrear of dividend in cash or accept equity share equal to value of dividend payable। तो ये पॉइंट भी प्लीज लिख देना इस तरह आए तो, अदरवाइज ये लोग नंबर काट देते हैं। हो गया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी हम कर चुके थे डिसोल्यूशन वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, आंसर वेदर द कंपनी सीकिंग सेंशन ऑफ द ट्राइब्यूनल फॉर ए स्कीम ऑफ एमलगमेशन मस्ट हैव स्पेसिफिक पावर टू एमलगमेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ देयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाई ये जो पावर टू एमलगमेट है, ठीक है, ये कंपनी को मिल रही है सेक्शन 232 से। जब कोई पावर कंपनी को लॉ से ही मिल रही है तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसका लिखा या ना लिखा होने का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो हम वो चीज़ें लिखते हैं हम जिसका बिजनेस करना चाहते हैं। भाई हमारा बिजनेस ये थोड़ी है कि रोज़ सुबह उठो और किसी दूसरी कंपनी के साथ जाके मर्ज हो जाओ, ये हमारा बिजनेस नहीं है। ये एक हमें पावर दी गई है कंपनी एक्ट द्वारा ही अंडर सेक्शन 232, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐसी हमें कोई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो पावर है ये तो हमको सेक्शन 232 से मिला है, बस इतना लिख के आओगे। अगला देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशियल रूलिंग इन द मैटर ऑफ मर्जर आंसर द फॉलोइंग, whether transferor company is justified in excluding assets held on lease and license agreement from those transferred to the transferee company। अब ये क्या कह रहे हैं, मर्जर का केस है और ये कह रहे हैं जो ट्रांसफरर कंपनी है, मतलब जो नई कंपनी है, सॉरी ट्रांसफरर तो ओल्ड हो गई ना, ट्रांसफरर हो गई आपकी ओल्ड कंपनी। तो जो ओल्ड कंपनी है, इज इट जस्टिफाइड इन एक्सक्लूडिंग एसेट्स हेल्ड ऑन लीज एंड लाइसेंस अरेंजमेंट फ्रॉम दोज ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या बात हो रही है। देखो सपोज करो कि एक कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये तो है नई कंपनी, ये है पुरानी कंपनी 50 साल पुरानी। तो इस कंपनी ने ऑब्वियस सी बात है कमाई करी होगी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी होगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके बिजनेस में यूज़ आ रही है, कुछ एज ए इन्वेस्टमेंट पड़ी है। ऐसी एक इनके पास कैंपस पड़ा था, ठीक है, वैकेंट था। इन्होंने सोचा एक नई कंपनी क्रिएट करते, टेलीकॉम का काम करेंगे और सारे स्टाफ को वहाँ पे बिठा देंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अलाउ कर दिया रिलायंस कम्युनिकेशन को टू यूज़ दिस प्रेमाइसेस आइदर ऑन लीज, मतलब या तो कुछ उससे रेंट वेंट ले लेंगे नॉशनल सा नॉमिनल सा, या ऐसी कि चल भाई घर की कंपनी है क्या फ़र्क पड़ता है, खाली तो पड़ी है ज़मीन, आप कर लो उस पर काम। 10 साल बाद रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को बेचा जा रहा है या उसको मर्ज किया जा रहा है किसी और कंपनी के साथ, ठीक है। तो जिस कंपनी के साथ मर्ज किया जा रहा है, लेट से कोई बाहर की कंपनी है, उस कंपनी को पता नहीं है कि ये जो प्रॉपर्टी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है या इसका जो भी है, मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम होगी। तो वो कंपनी तो जिस कंपनी के साथ मर्ज किया जा रहा है वो इस भ्रम में है कि ये कैंपस भी साथ में आ जाएगा, जो लीज दे रहे हैं, जो भी नॉमिनल रेंट दे रहे हैं, उसी रेंट के ऊपर हमें इतनी स्पेस भी मिल जाएगी, वो ये उसके अंदर थे, ठीक है। अब लेकिन जब ये मर्जर हो गया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बोला भैया जगह खाली करो मेरी, मैं थोड़ी ना तुमको दूंगा, वो तो हमारा तब घर का मैटर था इसलिए हम यहाँ पे काम कर रहे थे, राइट। तो ये बात हुई है।
तो इसके लिए कोर्ट में चले गए। अब ये केस एक्चुअली रिलायंस का नहीं है, ऐसा किसी और हिंदुस्तान लीवर का कुछ केस था, भी मैं दिखाता हूँ आपको केस लो, बट ये एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो। वेदर ट्रांसफरर कंपनी इज जस्टिफाइड इन एक्सक्लूडिंग एसेट्स हेल्ड ऑन लीज। तो मतलब ये जो कैंपस इन्होंने लीज पे ले रखा था उसको हम मर्ज होने में नहीं दे रहे। एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, लाइसेंस अरेंजमेंट मतलब यही, फ्रॉम दोज ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी। तो येस दे आर जस्टिफाइड। भाई उन्होंने खरीद थोड़ी ना रखी है, ठीक है। अब मैं आपको सजेस्टेड में दिखाता हूं इसका आंसर। ये पढ़ो, नवंबर 18 में आया था। एक्सक्लूडिंग एसेट्स हेल्ड ऑन लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। तो केस है एज पर द डिसाइडेड केस लॉ हिंदुस्तान लीवर एम्प्लॉई यूनियन वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। द कोर्ट सेड एसेट्स हेल्ड ऑन लीज एंड लाइसेंस अरेंजमेंट वर नाइदर ट्रांसफरेबल नॉर हेरिटेबल। तो ये एसेट्स ना तो ट्रांसफरेबल है ना ही हेरिटेबल है। दे आर इन नेचर ऑफ ए पर्सनल प्रिविलेज एंड देयरफॉर ट्रांसफरर कंपनी इज जस्टिफाइड। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे कैसे एग्जांपल दिया कि भाई ये जो कैंपस है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस कम्युनिकेशन को काम करने के लिए दिया था, तो ये ना तो ट्रांसफरेबल है ना हेरिटेबल है, और ये जो काम करने को दिया था दिस इज अ पर्सनल प्रिविलेज, दिस इज इन नेचर ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। मेरे को तब इच्छा थी, मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन को काम करने के लिए देना था, मैंने दे दिया। अब मेरी इच्छा नहीं है, मैं क्यों दूं, मैं कोई दूसरा काम करूंगा। कंपनी तो मैं अपनी बेच चुका, आपकी दूसरी कंपनी के साथ वो मर्ज हो गई, राइट। तो इसको ऐसे आप समझिए। अब ये क्या है, ये प्रोविज़न कहीं पे आपका सेक्शन 232 के अंदर दिखेगा नहीं, अलग सी है चीज़ें। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर से ना मेरे को थोड़ा सा यही एक दिक्कत है भाई, जो प्रोविज़न साफ साफ सामने दे रखा है उधर से तो आप क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, दुनिया झांके उठा के घुमा फिरा के उल्टे क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसे ये पावर टू एमलगमेट कहाँ होती है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो होती नहीं, ठीक है। तो ये भाई इसका सेक्शन 232 से प्रोविजंस नहीं पूछ रहे ना आप 232 के, एक जनरलाइज से क्वेश्चन है। ऐसी है कि ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा लैंग्वेज में आदमी यहाँ मार खा सकता है कि भैया ये था किधर, ये आउट ऑफ कोर्स जैसा लगेगा क्वेश्चन। ओके, वर्कर वाला तो चलो ठीक था, और एक यहाँ पे भी ये आपका व्हेन विल ट्राइब्यूनल ऑर्डर डिसोल्यूशन, भाई ये क्या टाइप का क्वेश्चन है। ट्राइब्यूनल ऑर्डर जब वो सेक्शन 232 कंप्लाई होगा तभी तो ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर निकालेगा, और उस ऑर्डर के अंदर अदर मैटर्स में ये मैटर भी हो सकते हैं। तो थोड़े से ना मज़ेदारी वाली चीज़ नहीं है, मतलब इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इस चैप्टर के ऊपर इतना ज़्यादा दिमाग मत लगा देना, पता चले एग्जाम में कोई ऐसा और वापस से नया क्वेश्चन आ जाए, आपको समझ में ही ना आए इसका आंसर क्या करना है। थोड़ा सा टैक्टफुली आपको रहना है इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो बेसिक से क्या चीज़ है, एक तो आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए, और एक वो आपका 230 सबसेक्शन 6 के अंदर है कि मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी इन नंबर एंड 3/4 इन वैल्यू, वो पर्टिकुलर लाइंस को रट्टा मार लेना। तो इतना करके चलना, प्लस ये 232 के अंदर अदर मैटर्स हैं, इनको पढ़ के जाना, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग मत खराब करना अपना इस चैप्टर के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6। Hi-Tech Engineering Limited, engaged in the business of engineering, construction and cement manufacturing, decide to concentrate on its core business of engineering and hive off मतलब demerged cement business in favor of Premier Cement Limited. State the step to be taken by Hi-Tech to give effect to proposed demerger under the provision of Companies Act. तो पूरा सेक्शन 232 with 230 के सबसेक्शन 3 से लेके 6 तक आपको लिखना है, प्लस एंड में जाते जाते आरओसी को 30 डेज में फाइल करना है, वो बात भी लिख के आनी है। ओके, और डीमर्जर का पॉइंट है तो ये चीज़ तो स्पेशली लिख के आना, ये वाली लाइन, ये डीमर्जर के लिए ये कि 232 में अलाउ कर रखा है। बस इतनी सी बात है कि जो हमने ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दिया उसमें हमको उनको ये शो करना है कि हम अपने
होल या पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं 2 और मोर कंपनीज में। ओके, देन ये सब लिख दो। ये तो आपने पढ़ ही लिए थे। मतलब आपने देखा ना, प्रोसेस भी आता है लिखने को। कब कब आया था देखो, बहुत पुराने टाइम्स में ही आया था। लेकिन पुराना क्या टाइम है, मई 2008 में तो मैंने ही पेपर दिया था। तो 3 बार पूछा है इधर। यहाँ पे भी प्रोसेस पूछा गया है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, मई 17, मई 3, नवंबर 14। प्रोसेस पूछते रहते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आ सकता है 230, 232 प्रोसेस पूरा पूछा अभी भी जा सकता है। हो सकता है 8 नंबर का पूछ ले, हो सकता है 4 नंबर का पूछ ले, राइट। चलिए, सेक्शन 232 मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक और स्टडी मटेरियल में और नज़र मार लेते हैं फटाफट, जस्ट टू बिल्ड अप आवर कॉन्फिडेंस कि यस हो गया। ये रहा मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑफ कंपनी 232। तो यहाँ पे वही चीज़ आ रही है, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड करके। तो हमको उनको शो करना है कि जो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट है डेट इज़ इन नेचर ऑफ मर्जर या एमलगमेशन या इन नेचर ऑफ डीमर्जर। फिर ये लिख रखा है यहाँ पे कि भाई ये आपके 233 और 6 सारा एज इट इज़ आपका लग रहा है। फिर ये सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द मीटिंग, तो नोटिस के साथ अपने को क्या क्या देना है वो यहाँ पे लिखा है, ये मैंने आपको करा दिया था। फिर ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल में 10 मैटर्स और हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने कितना अच्छा डायग्राम बना के बताया है। ये सब हमने पढ़ लिए एक एक करके। ओके, ये सब अभी हमने किया है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। हो सकता है एग्ज़ाम में और जो मैटर जो क्वेश्चन आए, नए क्वेश्चंस आए, थोड़ा इस तरीके से आए, ट्विस्ट करके आए, तो बस आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस ऑन रखना। ओके, उसके बाद ये हो गया आगे के पॉइंट्स, ये भी हमने वहाँ पढ़ लिए थे कि 30 डेज़ में फ़ाइल करना है। और इफ़ेक्टिव डेट ऑफ स्कीम हमने पढ़ लिया था कि पार्टीज डिसाइड करेगी, ठीक है। सॉरी, इफ़ेक्टिव डेट नहीं, डेट ऑफ ट्रांसफ़र पार्टीज डिसाइड करेगी। इफ़ेक्टिव डेट तो आपका उसमें अपॉइंटेड डेट लिखा होता है। ये रहा इफ़ेक्टिव डेट, ये रहा ना, कहाँ गया, ये रहा इफ़ेक्टिव डेट ऑफ स्कीम। इफ़ेक्टिव डेट ऑफ स्कीम हो गया आपका इफ़ेक्टिव फ्रॉम अपॉइंटेड डेट, ठीक है। एनी डेट सब्सिक्वेंट टू अपॉइंटेड डेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो यही सारी बातें हैं। कॉन्ट्रावेंशन के केस में मैंने बता दिया 1 से 25 लाख का फ़ाइन है कंपनी को और 1 से 3 लाख का फ़ाइन है ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट को, या 1 साल की जेल है, या दोनों, ठीक है। बस फिनिश सेक्शन नंबर 232। अब इसके बाद हम करेंगे, ये कर चुके इंट्रोडक्शन, ये हो गया 231 हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको करवाऊँगा ये फॉरेन कंपनी वाला 234, और फिर मैं आपको करवाऊँगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस ठीक ठीक फ्रिक्वेंसी है आने में। इसके अलावा आपके जो बाकी के सेक्शंस हैं वो भी मैं करवाऊँगा, बट बहुत शॉर्टकट में फटाफट स्पीड से कराऊँगा। इस तरह डिटेल एक एक चीज़ करके नहीं समझाऊँगा। मतलब जितना मेरे को ठीक लगता है उतना मैं आपको बता दूंगा, आप बस उसको उतना गो थ्रू कर लेना। ओके, चलिए अगली वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 234।